जब दो एक्सपीरियंस केव डाइवर्स ने एक खतरनाक मिशन पर जाने का डिसीजन लिया तो उनका पर्पज था एक अनदेखी केव की मैपिंग करना। लेकिन जब वे एक के बाद एक खतरनाक सिचुएशन का सामना करते हैं तो ये मिशन एक डेंजरस इंसिडेंट में बदल जाता है। ये ट्रैजिक इंसिडेंट है सांता रोजा ब्लू होल का, जहां एक्सप्लोरेशन की डिजायर ने एक भयानक हादसे को जन्म दिया। केव डाइविंग को समझना उस समय तक मुश्किल है जब तक आप खुद एक केव डाइवर न हो। इसे करने के लिए सालों की मेहनत और सैकड़ों घंटे का अनुभव चाहिए। लेकिन यह काम अब तक दर्जनों केव डाइवर्स की जान ले चुका है जो हर सिचुएशन के लिए तैयार थे। फिर भी उन्होंने अनइमेजिनेबल हादसों का सामना किया। सांता रोजा ब्लू होल न्यू मैक्सिको का एक खूबसूरत डाइविंग लोकेशन है। ये एक स्प्रिंग फेड सिंकहोल है जो 80 फीट गहरा है और यह स्कूबा ट्रेनिंग के लिए एक आइडल प्लेस माना जाता है। लेकिन इसके नीचे की गुफाओं के रहस्यों को अब तक कोई नहीं जान सका। इन गुफाओं का प्रवेश द्वार 40 सालों से एक मेटल की जाली से बंद था ताकि कोई डाइवर्स इस खतरनाक केव के अंदर न जाए। 1976 में 2 डाइवर्स केव की टाइट टनल्स में मारे गए थे। उन्हें खोजने में कई हफ्ते लग गए थे। पुलिस ने तब केव के कुछ हिस्सों का मैप तैयार किया था, लेकिन कई हिस्से इतने तंग थे कि वहां तक पहुंच पाना इम्पॉसिबल था। एग्जॉस्टिव सर्च के बाद गुफाओं को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आर्मी कोर्प्स ऑफ इंजीनियर्स ने एंट्रेंस पर पत्थर डालकर इसे मेटल जाली से बंद कर दिया। लेकिन 2013 में ADM एक्सप्लोरेशन फाउंडेशन ने इस केव को फिर से खोलने की अनुमति मांगी ताकि एक्सपर्ट अंदर जा सकें और केव के रास्तों का मैप बना सकें। वे सोचते थे कि अगर वे नीचे के पैसेजेस का सही ढंग से इवैल्यूएशन कर सकें तो यह एक बेहतरीन केव डाइविंग लोकेशन बन सकती है। इस प्रोसेस में कई साल लग गए क्योंकि एंट्रेंस से डेब्रिस और पत्थरों को हटाना एक बेहद मुश्किल काम था। 2016 में एक 10 लोगों की डाइव टीम तैयार की गई जिसका पर्पस था केव के चेंबर्स और टनल्स का मैप बनाना। इस टीम में 2 वेटरन केव डाइवर्स थे, माइक यंग और शेन थॉम्सन। दोनों के पास केव डाइविंग का दशकों का एक्सपीरियंस था और वे इस तरह के खतरनाक डाइव्स के लिए सबसे बेस्ट थे। 26 मार्च 2016 को माइक और शेन अपने आखिरी डाइव के लिए सांता रोजा ब्लू होल में गए। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने कई डाइव्स की थी, लेकिन यह केव उनके लिए उम्मीद से बहुत अलग निकली। केव एक बड़े ढेर की तरह थी जिसमें बड़े बड़े पत्थर और तंग रास्ते थे और कोई सेफ रास्ता नहीं था। ये एक डिसअपॉइंटमेंट था कि यह केव रिक्रिएशनल डाइवर्स के लिए उपयुक्त नहीं थी। उस दिन की प्लानिंग थी उनके पास 140 फीट की गहराई तक जाना और फिर 165 फीट तक एक और रिस्ट्रिक्शन में एंटर करना। शेन माइक का इंतजार करने वाला था, लेकिन माइक ने केव की आखिरी जांच करने का निर्णय लिया। शेन ने अपनी गोप्रो कैमरे से इस अंतिम यात्रा को रिकॉर्ड करना शुरू किया। माइक ने धीरे धीरे गुफा के हर तंग रास्ते को पार किया और अपनी लाइन को सही तरीके से रखते हुए हर रिस्ट्रिक्शन को पार किया। उनके पास रीब्रीदर टाइप एयर टैंक था जो उनकी आर्म्स के नीचे बंधा हुआ था। रीब्रीदर बेसिकली एक्सहेल्ड एयर को रिसाइकल करती है जिससे डाइवर्स लॉन्ग टाइम तक पानी में रह सकते हैं। माइक ने पहले ही डाइव में 165 फीट की गहराई तक जाकर देखा था कि यहाँ बस रिस्ट्रिक्शंस ही हैं और कुछ भी खास नहीं था। शेन ने उनके पीछे आकर रिस्ट्रिक्शन के पास रुकने का निर्णय लिया, लेकिन जैसे ही माइक उस सिल्टी जगह से आगे बढ़े, शेन ने डिसीजन लिया कि वह उनका पीछा करेगा। ये शेन का बिना सोचे समझे डिसीजन था जो केव की गहराई में और भी कॉम्प्लेक्स हो गया। वह लाइन को पकड़ते हुए सिल्टी रास्तों से गुजरते गए और फिर वह एक बहुत टाइट जगह पर फंस गए। शेन का रीब्रीदर एक चट्टान में फंस गया और उन्होंने अपने शरीर को थोड़ा मोड़ने की कोशिश की। उनका सिर और शरीर दोनों रास्ते में अटक गए थे। शेन ने खुद को पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन उसका इक्विपमेंट चट्टानों से टकरा रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि कोई भी गलती उनकी जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकती है। वे तेजी से सांस लेने लगे थे। शेन के पास कई दशकों का एक्सपीरियंस था। इस सिचुएशन में शेन के अंदर का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जाग जाता है और वह ज्यादा बेताबी और लापरवाह होकर अपने इक्विपमेंट के साथ आगे बढ़ता है। अचानक माइक का हाथ शेन के सिर से टकराया और दोनों आपस में एक सिल्टी पैसेज में फेस टू फेस थे। शेन ने राहत की सांस ली क्योंकि वह अकेला नहीं था। 185 फीट गहरे पानी के नीचे शेन ने माइक से कहा कि वह स्टक हो गया है और उसे मदद की जरूरत है।
माइक ने वही टेक्निक्स अपनाए जो शेन को बाहर निकालने के लिए पहले किए थे, लेकिन कुछ मिनटों तक पुशिंग और पुलिंग के बाद दोनों घबराए हुए थे। शेन हिल नहीं पा रहा था और माइक भी बाहर नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि अगर शेन को नहीं निकाला गया तो माइक भी ट्रैप हो सकता था। फाइनली माइक ने शेन की दिशा बदलने में मदद की, जिससे उसकी रीब्रीदर फ्री हो जाए। माइक ने अपनी पूरी ताकत से पुल किया, जबकि शेन ने अपने ट्रैप्ड हाथ से पुश किया। एक बर्स्ट ऑफ मूवमेंट में शेन सुरंग से बाहर निकला और अब शेन और माइक एक छोटे से टर्मिनल रूम में थे। ये रूम केवल कुछ फीट चौड़ा था, बस इतना ही कि वे एक दूसरे के चारों ओर घूम सकें। शेन अब शांत हो रहा था, लेकिन वह परेशान था। माइक स्पष्ट रूप से कंफ्यूज था कि वह उस एरिया में क्यों था। शेन को अब यह एहसास हो रहा था कि उसने एक मिस्टेक की है। शेन ने बैक माउंटेड रीब्रीदर पहना था, जबकि माइक ने साइड माउंट रीब्रीदर पहना था। इस छोटे से फर्क ने माइक को अपने इक्विपमेंट के साथ ज्यादा कंट्रोल दिया, जिससे वह इन टाइट स्पेसेस में बेहतर तरीके से मूव कर सकता था। माइक ने संकेत दिया कि शेन पहले बाहर जाए और उसी रिस्ट्रिक्शन से बाहर निकले जहां वह पहले स्टक था। इस बार शेन बिना फंसे अपने शरीर को निकालने में सफल हो गया। माइक ने इनर रूम छोड़ा और अपने रास्ते से टफ पैसेज से बाहर निकला, लेकिन थोड़ी देर बाद माइक ने सबसे बुरा फील किया जो एक केव डाइवर के लिए हो सकता है, क्योंकि शेन ने गाइडलाइन को इतनी जोर से खींचा था कि वह माइक के हाथ से निकल गई और माइक अब पूरी तरह से ब्लाइंड था। वह किसी भी डायरेक्शन में नहीं देख सकता था। माइक ने अर्जेंटली गाइडलाइन ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। वह ट्रबल में था। शेन गाइडलाइन का पालन करते हुए रास्ते के अगले ट्विस्ट और टर्न से बाहर निकलता है। फिर उसे एक और रिस्ट्रिक्शन से स्क्वीज होकर गुजरना पड़ा। वह अंदर आसानी से घुस गया, लेकिन उसे याद था कि कुछ ही मिनटों पहले वह स्टक था। पैनिक की फीलिंग उसके दिमाग में ताजा थी। उसने जल्दी से अपने आप को खींचते हुए रास्ते को पार किया, लेकिन गाइडलाइन उसके पैरों में उलझ गई और उसे एक अनएक्सपेक्टेड जर्क महसूस हुआ। शेन ने खुद को टैंगल्ड गाइडलाइन से मुक्त किया, लेकिन वह इस प्रोसेस में गाइडलाइन खो बैठा। उसका हार्ट रेट बढ़ने लगा और सांस तेज हो गई। रीब्रीदर में तेज सांस लेना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे CO2 का लेवल बढ़ सकता है। यह सिचुएशन खास तौर पर खतरनाक हो सकती है अगर CO2 स्क्रबर काम नहीं कर रहा हो। शेन ने सिचुएशन को समझते हुए अपनी सांस को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन वह पैनिक महसूस कर रहा था। शेन ने रॉक्स के चारों ओर लाइन को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ ऐसे होल्स मिले जो इतने छोटे थे कि कोई भी डाइवर पास नहीं कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक कॉफिन में ट्रैप्ड हो, जिसमें रैंडम होल्स यहाँ वहां बने हुए थे। वह बाहर देख सकता था और यहाँ तक कि अपना आर्म होल्स से बाहर निकालकर लाइन फील करने की कोशिश कर सकता था, लेकिन वह एस्केप नहीं कर पा रहा था। वह जल्दी जल्दी सांसें ले रहा था और उसे पता था कि यह एक खतरनाक स्थिति है, लेकिन वह खुद को शांत नहीं कर पा रहा था। वह दुर्भाग्य से अपने हाथ को छेद के बीच डालकर लाइन को महसूस करने की कोशिश कर रहा था, जब उसे अचानक कुछ ऐसा फील हुआ जिसने उसे चौंका दिया। ये माइक था। शेन ने पैनिक में माइक को इतनी टाइट ग्रिप से पकड़ लिया कि माइक को दर्द होने लगा। माइक ने होल के अंदर देखा तो शेन को फिसलते और पैनिक करते हुए पाया। माइक ने रॉक्स के चारों ओर मूव किया, उस जगह का ओपनिंग ढूंढने के लिए जहां शेन फंसा हुआ था, लेकिन सारे होल्स इतने छोटे थे कि वहां से फिट होना नामुमकिन था। कुछ देर बाद माइक नीचे गया और एक रास्ता खोज लिया। उसने शेन के शोल्डर को ग्रैब किया और उसे टर्न किया, लेकिन शेन अचानक माइक की तरफ थ्रस्ट करके उसके बॉडी के नीचे से स्विम करते हुए एस्केप करने की कोशिश करने लगा। जैसे ही शेन टनल के अंदर से आगे बढ़ने लगा, उसने रियलाइज किया कि उसने फिर एक बड़ी मिस्टेक कर दी है। पैसेज नैरो हो गया था और वह माइक के बॉडी से दबा हुआ था। उसके पास मूव करने की कोई जगह नहीं थी। वह थ्रैश करने लगा और रॉक्स के अगेंस्ट जोर जोर से किक करने लगा। शेन अब पूरी तरह से पैनिक मोड में था। उसने अपना सूट टेयर कर लिया और रॉक से स्क्रैप करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। शेन ने डेस्परेटली लाइन को ढूंढने की कोशिश की। वह इतना फास्ट मूव कर रहा था कि उसे सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं था। उसका ब्रीदिंग अनकंट्रोलेबल था और उसका रीब्रीदर उसके पेस को मेंटेन नहीं कर पा रहा था।
उसने जल्दी से अपना बेल आउट बॉटल निकाला और इमरजेंसी कंप्रेस्ड एयर से डायरेक्टली ब्रीथ करना शुरू कर दिया। इस मेथड ने उसे एक्सहेल्ड एयर को सरफेस की तरफ फ्लोट करने दिया, लेकिन उसका ब्रीदिंग स्पीड बहुत फास्ट था। जैसे ही उसने नेक्स्ट टाइट रिस्ट्रिक्शन फेस किया, उसने अपने बॉडी को जोर से स्लैम किया और रॉक्स को पुल करने लगा। ये उसकी तीसरी बड़ी मिस्टेक थी। शेन फिर से स्टक हो गया एक ऐसी क्रैम्प्ड स्पेस में जो किसी डाइवर के टैंक के साथ मूव करने के लिए बिल्कुल भी डिजाइंड नहीं थी। उसकी बॉडी हर डायरेक्शन से दब रही थी। अब वह पूरी तरह से क्लूलेस था कि वह कहाँ है और माइक उसे ढूंढ पाएगा या नहीं। माइक ने दूसरी स्क्वीज के दौरान गाइडलाइन को इतने जोर से पुल किया कि उसका ग्रिप छूट गया और वह गाइडलाइन सिल्टी पानी में डिसअपीयर हो गई। उसने रॉक्स के चारों ओर फील करना शुरू किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। वहां स्मॉल स्पेसेस थे जिनसे रोप स्लिप कर सकती थी और ऐसा लग रहा था कि उसे अब यही फेस करना पड़ेगा। माइक ने काल्मली आगे मूव करने का फैसला किया और ओपनिंग्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया। उसने एक ओपनिंग फाइंड किया और रिलीफ की फ्लड तब महसूस की जब गाइडलाइन उसके सामने दिख गई। उसने गाइडलाइन को ग्रैब किया और रिस्ट्रिक्शन को पार करते हुए आगे बढ़ा। अब माइक आगे की तरफ मूव करता है, तभी वो एक रॉक को टाइटली ग्रिप करता है। तभी एक होल के अंदर उसका हाथ चला जाता है। माइक पूरी तरह कंफ्यूज्ड था। वो दूसरी ओर देखता है तो शेन पूरी तरह से पैनिक मोड में था। माइक ने शेन को शांत करने की कोशिश की, लेकिन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट शेन के कंट्रोल से बाहर थी। शेन ने गाइडलाइन को इतनी तेजी से पकड़ने की कोशिश की कि दोनों एक दूसरे पर स्टैक हो गए। ये मोमेंट दोनों के सर्वाइवल के लिए क्रिटिकल था। माइक अपने फेस को बचाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि हील्स उसके हेड पर तेजी से किक कर रही थी। इस सिचुएशन की अनरियल नेचर को समझ पाना बहुत मुश्किल था। दोनों डाइवर्स अब अकेले थे और किसी को कुछ करना था इससे पहले कि कोई कैटास्ट्रॉफिक घटना हो जाए। माइक ने अपने हेड के ऊपर एक ऐसा स्पॉट ढूंढा जहां वह अपने लेग्स को पुश कर सके, ताकि शेन को निकली हुई रॉक्स के बीच से अपने हिप्स निकालने की जगह मिल सके। जैसे ही शेन वहां से निकला, माइक सीधा नीचे उस होल में गिर गया जो उनके नीचे था। वह लिटरली स्टन्ड था। उसे खुद को गैदर करने में कुछ समय लगा। उसने महसूस किया कि वह ठीक है और उसका ज्यादातर इक्विपमेंट भी इंटैक्ट है, लेकिन उसके सूट का एक वाल्व रिप्ट हो चुका था, जिससे 52 डिग्री पानी अंदर लीक हो रहा था और हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ गया था। उसने अपना एक फिन भी खो दिया था और उसे ढूंढने में टाइम लगा। कुछ ब्रेथ्स लेने के बाद माइक ने डिसाइड किया कि वह बिना क्लियर पर्पस के एक भी मूव नहीं करेगा। रॉक्स के इस फूल भूलैया से बाहर निकलने के लिए वह मेथोडिकली आगे बढ़ा। बिना गाइडलाइन के होना एक कंप्लीटली सिल्टेड आउट केव में सर्टेन डेथ जैसा था। कुछ मूव्स के बाद वह लकी था कि गाइडलाइन फिर से मिल गई। उसने लाइन को पकड़ लिया और नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन तक पहुंचा। काफी टाइम हो गया था और उसने शेन को नहीं देखा था, लेकिन अस्यूम किया कि शेन उससे आगे मूव कर रहा है। गाइडलाइन पर जब माइक ने नेक्स्ट टाई ऑफ पॉइंट पर रीच किया, यह क्लियरली बताता था कि शेन अब भी पीछे था। माइक अब परेशान हो गया। उसने टर्न लेकर वापस नीचे जाना शुरू किया। शेन की अर्लियर पैनिक ने दोनों के लिए लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन बना दी थी। जब माइक वापस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए नीचे पहुंचा तो मूवमेंट रुक गई। तो उसने देखा कि शेन एक टाइट रिस्ट्रिक्शन में फंसा हुआ था। वह मूव नहीं कर रहा था। उसका रीब्रीदर रेगुलेटर माउथ में नहीं था। बेल आउट बॉटल लगी हुई थी। वेट सूट कई जगह से रिप्ट था और उसके डाइविंग कंप्यूटर की कॉर्ड भी रिप्ट हो चुकी थी। शेन ने खुद को फ्री करने के लिए पूरी कोशिश की थी, लेकिन सैडली वह डेड था। माइक ने कोशिश की कि उसका इक्विपमेंट हटाकर उसे बाहर निकाला जा सके, लेकिन यह क्लियर हो गया कि उसे डीकम्प्रेशन स्टॉप्स शुरू करने के लिए वापस जाना होगा और बाकी लोगों को इस घटना के बारे में बताना होगा। घंटों की डीकम्प्रेशन और वार्मिंग अप के बाद माइक ने एक्सप्लेन किया कि क्या हुआ था। वह साइट पर अकेला डाइवर था जो 140 फीट रिस्ट्रिक्शन के पार गया था, इसलिए शेन के बॉडी रिकवरी की जिम्मेदारी अगले दिन उसकी थी। गोप्रो फुटेज ने माइक की पूरी कहानी कंफर्म की। फुटेज से पता चला कि शेन ने पैनिक में अपने रीब्रीदर सिस्टम को ओवरवेल्म कर दिया था और बेल आउट बॉटल का यूज किया। ट्रेडिशनल स्कूबा टैंक का एयर सप्लाई लिमिटेड था और स्टक होने के बाद शेन ने अपना एयर सप्लाई एग्जॉस्ट कर दिया, जिससे वह सफोकेट हो गया।
डेकेड्स डाइविंग एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी शेन पैनिक का शिकार हो गया और अपनी जान गंवा बैठा